हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द होप में। तो देखिए, लास्ट जो हमने क्लास पढ़ी थी उसमें हमने पौरवंश कंप्लीट कर लिया था। तो उम्मीद करती हूँ वहाँ तक आप लोगों ने पढ़ लिया होगा और आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं टॉपिक, वो कत्यूरी वंश या फिर कार्तिकेय राजवंश शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो इस चैप्टर में है कि इसका नाम जो है कत्यूर वंश या फिर कार्तिकेयपुर इसको क्यों कहा जाता है, तो ये जानना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, कार्तिकेयपुर इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है जोशीमठ के इलाके में इन्होंने राज किया था, इसलिए इसका नाम कार्तिकेयपुर पड़ा है। कत्यूरी वंश की बात करें तो ये कत्यूरी घाटी जो है वहाँ पर भी इनका राज रहा है, इसलिए इसको कत्यूरी घाटी राजवंश भी कहा जाता है। ठीक है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस राजवंश की है, ये जो है उत्तराखंड का सबसे शक्तिशाली ऐतिहासिक राजवंश ये हुआ है और इसको इसीलिए सूर्यवंश के नाम से भी जाना जाता है। अब आपके लिए एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है कि सूर्यवंश जो इसको नाम दिया था, सूर्यवंश इसको जो नाम दिया गया था वो मिस्टर बी.डी. पांडे के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि बी.डी. पांडे जी ने जो है कत्यूरी राजवंश को सूर्यवंश नाम दिया था। ठीक है, तो अब कोई भी राजवंश चलता है या हमें उसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, तो उसी तरीके से इसके भी कुछ साक्ष्य मिले हैं, इसके भी कुछ स्रोत मिले होंगे जहाँ से कि हमें ये पता चलता है कि कत्यूरी राजवंश ने जो है उत्तराखंड पर शासन किया था। तो इसके साक्ष्य की हम बात करें, साक्ष्य या फिर स्रोत इन्हें कह सकते हैं, तो ये मुख्यतः हमें जो है दो तरीके से मिले हैं। सबसे पहला तो जो है अभिलेख, इनके अभिलेख हमें मिले हैं, और दूसरा हम बात करें तो दूसरा इसकी शिलालेख हमें मिली है, उस पर इनका वर्णन किया गया है। ठीक है, अब अभिलेख की बात करते हैं तो टोटल इनके 8 अभिलेख मिले हैं। ठीक है, टोटल अभिलेख की संख्या 8 है और 8 अभिलेख में भी 3 बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें कि कुछ राजाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो जो सबसे पहला अभिलेख जिसकी हम बात करेंगे तो वो है पांडुकेश्वर ताम्रपत्र। ठीक है, पहला अभिलेख तो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र मिला है। ताम्रपत्र क्यों हम इसे कह रहे हैं, क्योंकि ये तांबे के हैं, इसलिए ये इन्हें ताम्रपत्र कहा जाएगा। दूसरा जो है तालेश्वर ताम्रपत्र। ठीक है, दूसरा अभिलेख इनका जो है तालेश्वर ताम्रपत्र है। तीसरे की बात करें तो ये बालेश्वर ताम्रपत्र है, बालेश्वर ताम्रपत्र। तो ये 3 तो आपको याद रखने हैं, ये इनके अभिलेख के नाम है। ठीक है, उसके बाद हम शिलालेख की बात करें तो शिलालेख इनकी एक मिली है जो कि कंडार दानपात्र। ठीक है, शिलालेख का नाम है कंडार दानपात्र, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं कि जो इनका पांडुकेश्वर ताम्रपात्र है उसमें जो मुख्यतः राजाओं 3 राजाओं का वर्णन वहाँ पर किया गया है। ठीक है, पांडुकेश्वर जो ताम्रपात्र है उसमें मुख्यतः 3 राजाओं का वर्णन किया गया है। जो सबसे पहले राजा हैं राजा ललितेश्वर, राजा पद्मनदेव और तीसरे हैं राजा सुभिक्ष राज, राजा सुभिक्ष राज। ठीक है, तो ये 3 राजाओं का भी आपको नाम पता होना चाहिए कि पांडुकेश्वर जो ताम्रपात्र है उसमें 3 राजाओं का वर्णन किया गया है, राजा ललितेश्वर, पद्मदेव और राजा सुभिक्ष राज। ठीक है, और इसमें भी जो राजा ललितेश्वर जो राजा है ये बहुत शक्तिशाली राजा हुआ करते थे, काफ़ी प्रतापी राजा हुआ करते थे, इसलिए इनका वर्णन जो है आपको कंडार जो दानपात्र शिलालेख है उसमें भी मिलता है। कंडार दानपात्र शिलालेख जो है इसमें भी राजा ललितेश्वर का वर्णन मिला है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। तो ये तो हो गए इनके राजाओं का वर्णन, अभिलेख में किन किन राजाओं का वर्णन मिला है वो सारी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट हो गई। तो ये राजाओं के नाम आपको पता होने चाहिए। और टोटल जो 8 अभिलेख मिले थे उन टोटल 8 अभिलेखों में जो है 14 शासकों का वर्णन किया गया था। ठीक है, 14 शासकों का वर्णन किया गया है। ये 14 के 14 नाम या तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी या फिर मैं इसका जो है आपको डिस्क्रिप्शन में 14 नाम लिख के दे दूंगी, आप वहाँ पर जाके देख लेना, क्योंकि कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको एक नज़र इन पे मानना भी ज़रूरी है। ठीक है, अब देखिए, कोई भी राजा जब राज करता है, कोई भी राजा का राजवंश चल रहा होता है तो वो कहीं ना कहीं जो है उसका कोई संस्थापक होगा। तो इनके जो संस्थापक हुए थे वो जो है वसंत देव हुए थे, राजा वसंत देव। ठीक है,
ये इनके संस्थापक हैं। तो जो राजा वसंत देव थे उनको वासुदेव के नाम से भी जाना जाता है, इनका दूसरा नाम है वासुदेव। अब इसके पीछे भी देखिए एक बहुत मत है कि वासुदेव इन्हें क्यों कहा जाता है, लेकिन उसमें से एक इम्पॉर्टेंट मत जो है कि तो देखिए वासुदेव जो इनका नाम पड़ा था वो क्यों पड़ा था, क्योंकि वासुदेव मंदिर जो कि जोशीमठ में है, जोशीमठ अभी चमोली में है, तो वहाँ पर एक ताम्रपत्र मिला था, उसमें नाम वासुदेव लिखा हुआ था, तो वहीं से पता चलता है कि इनका दूसरा नाम वासुदेव भी था, वहीं से जो है ये वर्णन मिला है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि जो वासुदेव मंदिर है, वासुदेव मंदिर कभी कभी क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वासुदेव मंदिर जोशीमठ, ठीक है, जोशीमठ, और जोशीमठ अभी कहाँ है, ये चमोली में है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ से जो है इस चीज़ का पता चलता है कि वसंत देव जो थे उनका दूसरा नाम वासुदेव था। ठीक है, अब देखिए वासुदेव जो है इन्होंने अपनी राजधानी कहीं ना कहीं अब बनाई होगी, कत्यूर की जो है, कत्यूर राजवंश की राजधानी जो थी वो इन्होंने पहले जोशीमठ चमोली में ही बनाई थी। ठीक है, राजधानी जो इनकी थी वो जोशीमठ इन्होंने पहले बनाई थी। ठीक है, लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या हुआ कि ये जो जोशीमठ राजधानी थी इसको शिफ्ट करके इन्होंने वैजनाथ बना दिया, वैजनाथ इन्होंने अपनी राजधानी को शिफ्ट कर दिया। ठीक है, अब इसके पीछे भी मत दिए गए हैं कि वैजनाथ क्यों शिफ्ट किया गया था, तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट मत है, वो इसलिए शिफ्ट किया गया था क्योंकि जो चमोली का इलाका है ये काफ़ी ऊंचाई पर है, काफ़ी हाइट पर है, वहाँ पर ठंड ज़्यादा पड़ती है और हिमस्खलन वहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है, तो हिमस्खलन हो जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो इसलिए इन्होंने अपनी राजधानी वहाँ से हटाकर वैजनाथ शिफ्ट कर दी थी। ठीक है, तो वैजनाथ भी इन्होंने, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कत्यूर राजवंश थे उनकी राजधानी जोशीमठ से वैजनाथ किस राजा ने शिफ्ट करी थी, तो आपको यहाँ पर राजा का नाम पता होना चाहिए, राजा नरसिंह देव, राजा नरसिंह देव ने जो है ये राजधानी यहाँ पर शिफ्ट करी थी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो इसी तरीके से आप नोट्स बनाते चलिए, दिक्कत कुछ भी नहीं होगी, मैंने बहुत सीरियल वाइज ये आपके लिए जो है चीज़ें मैं लेकर आई हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ तक समझ आ गई होंगी। इसके बाद देखिए जो वसंत देव थे, अच्छा इसमें एक चीज़ और रह गई है, दो राजधानियाँ तो आपको ये हो गई, एक तो जोशीमठ हो गई, एक वैजनाथ हो गई, एक और राजधानी जो है राजा सुभिक्ष राज ने जो है शिफ्ट करी थी, वो सुभिक्षपुर इन्होंने एक और राजधानी अपनी बनाई थी, तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। सुभिक्षपुर भी इनकी एक राजधानी हुई है जो कि राजा सुभिक्ष राज ने करी थी। ठीक है, सुभिक्ष राज के टाइम पे ये राजधानी हुआ करती थी, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो इनकी टोटल 3 राजधानियाँ हो गई, सुभिक्षपुर हो गई, वैजनाथ हो गई और जोशीमठ हो गई। जोशीमठ तो किसके टाइम पे थी, वसंत देव या फिर वासुदेव जी के टाइम पे, वैजनाथ जो है नरसिंह देव ने शिफ्ट करी थी और सुभिक्षपुर जो है सुभिक्ष राज जी ने करी थी। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब जो है आगे चलकर क्या होता है, जो वसंत देव है इनका जब परिवार आगे बढ़ता है, पीढ़ियाँ बढ़ती हैं, तो ये 3 जो है वंश में डिवाइड हो जाते हैं, इनके 3 टोटली वंश होते हैं। ठीक है, संस्थापक तो इनके वासुदेव हो गए, इनके 3 टोटल वंश डिवाइड हुए थे। जो पहला इनका वंश चला था खरपर देव के नाम से चला था, राजा खरपर देव, खरपर देव वंश इनका पहला वंश हुआ है। दूसरा जो वंश इनका हुआ है निम्बर देव, और तीसरा जो हुआ है सलोणादित्य। ठीक है, ये 3 इनके जो हैं वंश चले हैं, आगे चलकर 3 में डिवाइड कर दिया गया था। अब आपको इसमें ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, कभी कभी एग्जाम में एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि जो ये वंश चले हैं इनके अंतिम शासक का आपसे नाम पूछ लिया जाता है। ठीक है, ठीक है, तो इनके अंतिम शासक का आपसे कभी कभी नाम पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको ये चीज़ याद रखनी है। खरपरदेव वंश जो चला था इसके अंतिम शासक का नाम था त्रिभुवन राज, राजा त्रिभुवन राज जो थे, राजा त्रिभुवन राज जो थे इनके अंतिम शासक थे। निम्बर देव वंश की बात करें तो निम्बर देव वंश के जो अंतिम राजा हैं वो भूदेव हैं, राजा भूदेव जी इनके अंतिम शासक थे। और सलोणादित्य वंश की बात करें तो इनका जो अंतिम शासक थे वो राजा सुभिक्ष राज थे, राजा सुभिक्ष राज। ठीक है, तो आपको ये 3 शासकों के नाम भी ध्यान रखने हैं कि खरपरदेव वंश जो चला है उसके जो अंतिम राजा हैं त्रिभुवन राज हैं, निम्बरदेव के भूदेव हैं और सलोणादित्य के सुभिक्ष राज हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये भी आपसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि खरपरदेव जो वंश चला था उसके अंतिम राजा त्रिभुवन राज हैं, निम्बरदेव के जो अंतिम राज हैं भूदेव हैं और सलोणादित्य जो राजवंश चला है उसके अंतिम राजा सुभिक्ष राज हैं।
ठीक है, तो यहाँ तक अभी ये क्लियर हो चुका है। तो इसमें जो आगे आपका जो थोड़ा बहुत जो चीज़ें बचती हैं वो इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा जो है मंदिरों का निर्माण किया था, इन लोगों ने काफ़ी मूर्तियों का भी निर्माण इस दौरान किया है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान देनी है कि जो खरपरदेव वंश था, खरपरदेव वंश जो था, ये लोग जो है ब्राह्मणों को बहुत ज़्यादा मानते थे और इनके राजवंश में काफ़ी ज़्यादा मंदिरों का निर्माण भी हुआ है। तो इन्होंने जो है शरणेश्वर नाम का एक गांव था, शरणेश्वर नाम का एक गांव हुआ करता था, उसको इन्होंने ब्राह्मणों को दान दे दिया गया था। और उस दान जो देते थे उसको ये अग्रहार कहते थे, उसको ये दान नहीं कहते थे, उसको ये अग्रहार कहते थे। तो ये चीज़ भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि खरपरदेव वंश में जो है जो गांव दान दिया जाता था उसे क्या कहा जाता था, तो आपको पता होना चाहिए, उसे अग्रहार कहा जाता था। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद जो इनका थोड़ा बहुत पार्ट जो बचता है इस चैप्टर का, उसमें जो है इनका मंदिरों का उल्लेख किया गया है, इन्होंने कौन कौन से मंदिरों का निर्माण करवाया था। इसके साथ ही कुछ मूर्तियां रह जाती हैं, मूर्तियों का इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा निर्माण करवाया था। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें आपकी रह जाती हैं। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इनकेस फिर भी आप लोगों को कुछ कन्फ्यूज़न रह जाता है, फिर भी कोई चीज़ बात जो है रह जाती है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, तब तक आप यहाँ तक पढ़ लीजिएगा, इसे कंप्लीट कर लीजिएगा, इसे समझ लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।